तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट। नाम में ही है, एंटी यानी विपरीत और कोगुलेंट का मतलब होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब ब्लड का जमना। देखो, जैसे ही हम बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेंगे तो ब्लड क्या है, क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड जमने लग जाएगा। अब हमें ब्लड से बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं। तो अगर ब्लड क्लोट हो गया तो हम उससे टेस्ट कैसे लगाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट लगाने के लिए हमें एक अनक्लोटेड ब्लड आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो कि ब्लड के क्लोट होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोक दे, जिससे कि ब्लड लिक्विड फेज में ही प्रेजेंट रहे हमारे पास, ताकि हम सारे जितने भी टेस्ट लगाने हैं हमको ब्लड के, उन ब्लड के टेस्टों को हम लगा सकें। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज हम ब्लड के क्लोट को रोकने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं हम एंटीकोगुलेंट। ठीक है, कोगुलेंट्स का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है टू स्टॉप क्लॉट प्रोसेस, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि क्लोट की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हमें क्या है, अनक्लोटेड ब्लड की जरूरत होती है। कुछ हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है जिनके अंदर हमको क्लोटेड ब्लड आवश्यक होता है। मींस क्लोटेड ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हमें सीरम चाहिए होता है जिसके लिए ब्लड को क्लोट करना आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट है। बाकी ज्यादातर जो टेस्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अनक्लोटेड ब्लड लेते हैं। अब देखो, हम पहले एक तो सीरम और एक प्लाज्मा, इन दोनों के बारे में बात करें। कभी मैं सीरम बोल रहा था, कभी प्लाज्मा बोल रहा था, तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस और देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक हमारे पास हमने क्या किया, होल ब्लड ले लिया। ठीक है, हमने ब्लड ले लिया और ब्लड को हमने कुछ समय के लिए रख दिया। तो ब्लड क्या होगा, क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड के क्लोट होने से नीचे तो ब्लड जम जाएगा और ऊपर एक लिक्विड सा हमें दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं सीरम। और दूसरी ही तरफ अगर हमने होल ब्लड लिया और इसके अंदर हमने एंटीकोगुलेंट डाल दिए, इसके बाद अगर हम इस ब्लड को कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो जो ब्लड है, ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट है या जो आरबीसी वाला पार्ट है, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लोट तो होगा नहीं। तो जो आरबीसी वाला पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हमारा फिर से एक लिक्विड पार्ट दिखाई देगा। तो यहां पर ये जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। याद कैसे करना है कि सीरम कौन सा, प्लाज्मा कौन सा? तो प्लाज्मा में आ रहा है पी, पी मतलब प्रेजेंट, यानी कि ब्लड के अंदर अगर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है तो तब हमारा जो लिक्विड वाला पार्ट सेपरेट होगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। और जब हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो लिक्विड वाला पार्ट सेपरेट होगा उसको हम सीरम बोलेंगे। तो अब जब हमारे पास हमने ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डाल दिए तो हमारा जो ब्लड है वो क्लोट ही नहीं हुआ। क्लोट नहीं हुआ तो हमारे जो एंटीकोगुलेंट्स है, देखिए ब्लड को क्लोट करने के लिए कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, कुछ फैक्टर है हमारे ब्लड के अंदर, 13 क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हमारा ब्लड क्लोट ही नहीं हुआ तो हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनका भी कोई यूज नहीं आता। इसलिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर एंटीकोगुलेंट तो प्रेजेंट है, उसके साथ ही आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उनका यूज ही नहीं हुआ। जबकि जो सीरम है, सीरम में ब्लड को क्लोट करने में क्लोटिंग फैक्टर्स का यूज हो गया, तो जो सीरम वाला पार्ट है
इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स भी एब्सेंट होते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम के अंदर। अब हम यहाँ पर वापस एंटीकोगुलेंट्स पे आते हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया इसका, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक एंटीकोगुलेंट कैसा होना चाहिए। तो पहला तो क्या है, नोट चेंज सेल साइज। हम क्या कर रहे हैं, एंटीकोगुलेंट का यूज कर रहे हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में हम सेल की साइज शेप ये भी चेक करते हैं। तो अगर हमने ऐसा कोई एंटीकोगुलेंट डाला जो कि सेल की साइज को ही चेंज कर दे, तो हमारी जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट चेंजेबल आएगा, एबनॉर्मल आएगा। तो वो हमारा फिर रिजल्ट गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो एंटीकोगुलेंट है वो कैसा होना चाहिए, जो कि जो सेल है उसकी साइज को चेंज ना करे। दूसरा पॉइंट है हमारा नॉट कॉज हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्या होता है, ये आरबीसी है, आरबीसी का टूटना और हीमोग्लोबिन का प्लाज्मा या सीरम के अंदर मिलना, इसको बोलते हैं हम हेमोलाइसिस। तो अगर हमने ऐसा एंटीकोगुलेंट डाला जो कि ब्लड को हेमोलाइसिस कर दे, आरबीसी को हेमोलाइसिस कर दे, तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए हमारे पास एंटीकोगुलेंट कैसा होना चाहिए, जो कि ब्लड को हेमोलाइसिस ना करे। नेक्स्ट है आपके, जो आपका एंटीकोगुलेंट है वो सोलेबल होना चाहिए ब्लड के अंदर, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर सोलेबल ही नहीं है तो फिर वो ब्लड को क्लोट ही नहीं कर पाएगा। और चलो ब्लड को क्लोट भी कर देता है, तो जब हम ब्लड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें एंटीकोगुलेंट के जो फाइबर, एंटीकोगुलेंट के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है वो अलग से शो होंगे। तो हमारी जो एक्यूरेसी है रिजल्ट की वो भी चेंजेबल होगी। लास्ट हमारा पॉइंट है कि हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड को लिक्विड स्टेट में ही रखना चाहिए, फ्लूइड की स्टेट में ही रखना चाहिए, क्योंकि एंटीकोगुलेंट का यूज ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ब्लड है वो सॉलिड ना हो, वो लिक्विड ही रहे। इसलिए एंटीकोगुलेंट कैसा होना चाहिए, जो ब्लड को लिक्विड स्टेट में या फ्लूइड की स्टेट में ही रहे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स की। जो एंटीकोगुलेंट्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली जो एंटीकोगुलेंट्स हैं उनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। पहले हैं आपके कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट और दूसरे हैं आपके नॉन कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट। यानी कि जो हमने बात की थी कि ब्लड को क्लोट करने के लिए 13 क्लोटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 13 क्लोटिंग फैक्टर्स एक चेन के अंदर रिएक्शन देते हैं और जिसका लास्ट रिजल्ट क्या है, आपका ब्लड का क्लोट होना। ये इसका लास्ट रिजल्ट होता है। अब जैसे हमने देखा है कि एक चेन होती है, चेन बहुत सारी कड़ियों से मिलकर बनी है, तो ऐसे ही ये क्या है, 13 कड़ियों से मिलकर ये वाली चेन है। तो अगर चेन से हमने किसी भी चीज को बांध दिया और वहां से हमने एक कड़ी को अगर निकाल दिया तो पूरी चेन खुल जाती है। तो इसी तरह ये अगर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स में से अगर हम एक भी क्लोटिंग फैक्टर को हटा देते हैं तो जो एक क्लोट की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी और ब्लड क्लोट ही नहीं हो पाएगा। तो जब हम क्लोटिंग फैक्टर्स देखते हैं 13 टाइप के, उनमें से 4th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट क्या करेंगे, जब हमारे ब्लड के अंदर इन एंटीकोगुलेंट्स को डाला जाता है, कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट को, तो ये कैल्शियम के साथ में एक किलेट बना लेते हैं, यानी कैल्शियम को उस प्रोसेस से एब्सेंट कर देते हैं, जिसके कारण जो क्लोटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती। अब क्लोटिंग की प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि एक एंटीकोगुलेंट उससे निकल गया, तो इस वजह से ब्लड क्लोट ही नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने इनको कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट कहा। नॉन कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि ये क्या करेंगे, जो कैल्शियम के अलावा बाकी के जो 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको उस चेन से एब्सेंट कर देंगे और ब्लड को क्लोट होने से रोक देंगे। तो इस आधार पर इनको नॉन कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट कहा। तो कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट के अंदर हमने देखे हैं, एक तो ईडीटी आता है, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, सोडियम साइट्रेट आता है, ऑक्सिलेट और सोडियम फ्लोराइड। जबकि नॉन कैल्शियम किलेटिंग एंटीकोगुलेंट्स के अंदर
आपके दो एंटीकोगुलेंट्स आते हैं, हेपेरिन और वारफारिन। तो अब हम एक एक एंटीकोगुलेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो है ईडीटी, एथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसिटिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रूटीन एंटीकोगुलेंट। तो जो ईडीटी एंटीकोगुलेंट है वो रूटीन एंटीकोगुलेंट है। रूटीन का मतलब जो डेली काम है। तो जितने भी हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी है उसके अंदर ज्यादातर जो टेस्ट है उनके अंदर एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज में आता है, ईडीटी। तो रूटीन यानी डेली इस एंटीकोगुलेंट का यूज आता ही आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला हमने, रूटीन एंटीकोगुलेंट। दूसरा बोला हमने वर्सेनेट एंटीकोगुलेंट। वर्सेनेट मतलब वर्सेटाइल, जो कि सब काम कर सकता हो। तो ज्यादातर जितने भी आपके हेमेटोलॉजी में टेस्ट होते हैं तो ज्यादातर टेस्टों में ईडीटी एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, वर्सेनेट एंटीकोगुलेंट भी बोला है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ईडीटीए है वो स्टेट में कैसा है, सॉलिड, कलरलेस होता है और ये वाटर में सोलेबल भी होता है। अच्छा, ये जितने भी एंटीकोगुलेंट हम देखते हैं तो ये एंटीकोगुलेंट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक पहचान होती है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट आजकल बस एक वाइल के अंदर दिखाई देते हैं। जब भी हम ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, तो वाइल के अंदर ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उन वाइल का जो टॉप या जो ढक्कन है उसका जो कलर है, उस कलर के आधार पर ही हम पहचानते हैं कि इस वाइल के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट है। अगर आपके कभी प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा में पूछते हैं तो आपको वाइल दे देंगे कि इस वाइल के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट है, तो आपका जो टॉप है वाइल का उसको देखकर ही आपको पहचानना होगा कि इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा है। तो जो ईडीटीए की वाइल होती है उसका कलर होता है आपका पर्पल, पर्पल या फिर ब्लू या फिर लेवेंडर, तीनों अगर कोई कलर है तो वो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट कौन सा, आपका ईडीटी। इसके साथ ही किन किन टेस्ट के अंदर हम ईडीटी एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, तो वो आपके टीएलसी हुआ, डीएलसी हुआ, कूम्स टेस्ट है। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब हमने पढ़ा था जो ल्यूकोसाइट है यानी डब्ल्यूबीसी, वो कितने थी, 5 टाइप की, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो टोटल यानी सारी ल्यूकोसाइट्स को एक बार में काउंट करके लिखना, उनको बोलते हैं हम टोटल ल्यूकोसाइट, जो कि हमने पढ़ी थी 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएल। दूसरा है डीएलसी यानी डिफरेंटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी इसमें क्या करना है, हमको अलग अलग जो डब्ल्यूबीसी है, जैसे न्यूट्रोफिल अलग काउंट करनी है कि कितनी है, बेसोफिल अलग, लिम्फोसाइट अलग, मोनोसाइट अलग। तो ये अलग अलग टाइप से जो हमको डब्ल्यूबीसी है उनको अलग अलग काउंट करना है। नेक्स्ट है आपकी कूम्स टेस्ट। इसके अंदर भी हम ईडीटीए का यूज करते हैं। कूम्स टेस्ट क्या होता है, आपकी बॉडी ब्लड के अंदर कोई ऑटो एंटीबॉडीज है वो जनरेट हुई है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कूम्स टेस्ट का यूज करते हैं। और लास्ट है आपका एचबी एस्टिमेशन, यानी आपके ब्लड के अंदर जो एचबी का लेवल है उसको पता लगाने के लिए भी जब हम ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे तो किसमें करेंगे, ईडीटीए वाइल के अंदर या ईडीटीए एंटीकोगुलेंट का उसमें यूज करेंगे। अब आपका जो ईडीटीए है वो 3 टाइप का होता है, एक तो डाइसोडियम ईडीटीए, ट्राई पोटेशियम ईडीटीए और डाइपोटेशियम ईडीटीए। इनका हम जो वैल्यू है वो कितनी लेते हैं, तो डाई सोडियम ईडीटीए है वो 1.5 mg पर ml ब्लड के अंदर लेते हैं। डाइपोटेशियम ईडीटीए का भी सेम ही है। ट्राइपोटेशियम ईडीटीए हम 1.6 mg पर ml ब्लड के अंदर इसका यूज करते हैं। और इन एंटीकोगुलेंट्स की इस वैल्यू के द्वारा हम जो ब्लड है उसको 6 आर के लिए अनक्लोट रख सकते हैं, उसके बाद में ब्लड वापस से क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है।